दोस्तों नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत इसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो मौर्य प्रशासन में राजा जो है यह सर्वशक्तिमान होता था तथा शासन की समस्त शक्तियाँ राजा में ही निहित होती थी। यानी मौर्य साम्राज्य में राजा ही सर्वेसर्वा होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा के लिए राजा की परिषद यानी मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंत्री को मंत्रिड़ा कहा गया है और इनका वेतन जो मंत्री होते थे उनका 48,000 पर वार्षिक था और उन अधिकारियों की नियुक्ति परीक्षण के माध्यम से होती थी। मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक विभाजन। तो मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक विभाजन कैसे हुआ था? तो सबसे पहले केंद्र होता था और केंद्र में राजा होता था। उसके बाद केंद्र के बाद प्रांत का प्रधान जो होता था वह आर्यपुत्र या राजकुमार होता था। प्रांत के बाद मंडल आता है और मंडल को अर्थशास्त्र में प्रतिष्ठा कहा गया है और अशोक के अभिलेख में इसे रज्जुक कहा गया है। मंडल के बाद जिला, उसी को आहार या विषय भी कहते हैं। इसके प्रधान जो होते थे उसको विस्पति कहा गया है। इंडिका में इसको एग्रोनोमोई कहा गया है। अशोक के अभिलेख में इसे रज्जुक कहा गया है। जिला के बाद स्थानीय आता है और स्थानीय के प्रमुख को स्थानिक कहते हैं। यह 800 गांव का समूह होता था। स्थानीय के बाद द्रोणमुख आता है। द्रोणमुख यह 400 ग्रामों का समूह होता था। द्रोणमुख के बाद खरवाटिक आता था और यह 200 ग्रामों का समूह होता था। खरवाटिक के बाद संग्रहण आता था, जिसे गोप कहते हैं। यह 10 गांव का समूह होता था। उसके बाद सबसे निचली क्याई थी, उसका नाम था ग्राम और ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी कहा गया है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में वर्णित 18 तीर्थ यानी 18 जो तीर्थ हैं, जैसे पहले हुआ यह प्रधानमंत्री, यह सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। इसके बाद युवराज होता था। युवराज यानी वह राजा का पुत्र होता था। और उसके बाद युवराज के बाद सेनापति होता था। यह सेना का सर्वोच्च सेना नायक होता था। इसके बाद सन्निधाता आता है और सन्निधाता यह इसका काम कोषाध्यक्ष का कार्य करता था। इन चारों को मिलाकर मंत्रिड़ा कहा गया है। इसके बाद पांचवा आता है समाहर्ता। समाहर्ता यानी कर संग्रहकर्ता यह था। समाहर्ता के बाद आता है प्रतिष्ठा। यह फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। प्रतिष्ठा के बाद आता है व्यवहारिक। यह दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। व्यवहारिक के बाद आता है कर्मांतिक। यह खानों का अधिकारी था। कर्मांतिक के बाद आता है अंतर्वसिक। यह अंगरक्षक सेना का प्रधान होता था। उसके बाद आता है आटविक। यह वन विभाग का अधिकारी होता था। उसके बाद नागरक, यह नगर का अधिकारी होता था। उसके बाद आता है अंतपाल, यह सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। उसके बाद आता है दुर्गपाल, यानी भीतरी दुर्गों का रक्षक था यह। और अर्थशास्त्र में वर्णित 26 अध्यक्ष, कुछ किताबों में 27 भी मिलता है। तो जिसमें पहला आता है पणयाध्यक्ष। यह व्यापार वाणिज्य का अधिकारी था। दूसरा जो है यह है लक्षणाध्यक्ष। यह मुद्रा या टकसाल का अधिकारी होता था। इसके बाद आता है सूनाध्यक्ष। यह बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था।
उसके बाद सीता अध्यक्ष आता है। यह राजकीय कृषि यज्ञभूमि का अधिकारी होता था। उसके बाद आता है अखरा अध्यक्ष, यह खानों का अधिकारी होता था। उसके बाद आता है पौतवा अध्यक्ष, यह माप तौल का अधिकारी होता था। उसके बाद आता है गढ़किया अध्यक्ष, यह वेश्याओं का अध्यक्ष होता था। उसके बाद आता है विविता अध्यक्ष, यानी चरागाह का अध्यक्ष होता था। इसके बाद आता है सुवर्ण अध्यक्ष, यह सिक्के जारी करने वाला या आभूषण का अधिकारी था। उसके बाद आता है रूप दर्शक, यह नकली सिक्कों की जांच करने वाला अधिकारी था। इसके बाद आता है गवाह अध्यक्ष, यह गौशाला का अध्यक्ष था। उसके बाद आता है बचभूमिक, यह गौशाला का निरीक्षक था। उसके बाद अचपटला अध्यक्ष आता है, यह लेखा नियंत्रण विभाग का अध्यक्ष था। देहवृत्त में लिप्त महिलाओं को रूपा जीवा कहा गया है तथा इसके अध्यक्ष को बंधकी पोषक कहा गया है। प्रांतीय प्रशासन, यानी मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन के कुछ प्रांत थे और इसकी राजधानी, जैसे उत्तर पथ की राजधानी थी तक्षशिला और दक्षिण पथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। प्राची की राजधानी थी पाटलिपुत्र, कलिंग की राजधानी थी तोसली और अवंत की राजधानी थी उज्जैन। और भारत के मैप में इसकी स्थिति को देखते हैं तो तक्षशिला यहाँ पर है, अवंती, प्राची, कलिंग और दक्षिणापथ। इसके अतिरिक्त एक अर्ध स्वतंत्र प्रांत था जिसका नाम सौराष्ट्र था। चंद्रगुप्त के काल में यहाँ का राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य था, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इसके बाद अशोक के समय दुशास, रुद्रदामन के समय सुविशाख तथा स्कंदगुप्त के समय प्रलदत्त के पुत्र चक्रपालित ने इसकी मरम्मत करवाई थी। यानी इतने लोगों ने इस झील का पुनरुद्धार करवाया था। तो नगर प्रशासन के बारे में जानते हैं तो मौर्य काल में नगरों का प्रशासन नगर पालिका द्वारा होता था, जिसका प्रमुख अधिकारी नागरक कहलाता था और इंडिका में इसे स्ट्रोनोमोई कहा गया है। यह प्रशासन 30 व्यक्तियों के समूह द्वारा चलाया जाता था। इसमें 6 समितियां होती थीं तथा प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। तो पहली समिति जो थी यह थी शिल्पकला समिति, दूसरी विदेश समिति, तीसरी जनसंख्या समिति, चौथी उद्योग व्यापार समिति, पांचवी वस्त्र निरीक्षक समिति और छठवीं कर निरीक्षक समिति थी। गुप्तचर व्यवस्था, तो चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा है तथा उसके अधिकारी को महामार्त्या सर्प कहा गया है। यूनानी इतिहासकारों ने गुप्तचरों को इंस्पेक्टर्स या ओवरसीयर्स कहा है। मेगास्थनीज तथा डायोडोरस ने गुप्तचरों को एपिस्कोई कहा है, जबकि स्ट्रैबो ने गुप्तचरों को इफोरोई कहा है। गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे। नंबर 1 संस्था ये एक स्थान पर रहकर सूचना देते थे और संचरा दूसरा है संचरा, ये भ्रमणशील यानी घुमंतु थे। ये घूम घूम कर गुप्तचरों की सूचना लिया करते थे। आंतरिक सुरक्षा के लिए अर्थशास्त्र में पुलिस यानी रक्षिण का उल्लेख भी मिलता है। न्याय व्यवस्था, तो मौर्य काल में राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। इसके अतिरिक्त 2 प्रकार के न्यायालय थे। नंबर 1 कंटक शोधन न्यायालय, जिसे फौजदारी न्यायालय कहते थे। इसके प्रमुख प्रतिष्ठा थे। और दूसरा धर्मस्थी न्यायालय या इसे दीवानी न्यायालय कहते थे। इसका व्यवहारिक मुख्य
जज था। चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजद्रोह, शिल्पियों का अंग भंग, रिश्वत लेने तथा बिक्री कर चोरी करने पर मृत्युदंड का विधान था। सैन्य व्यवस्था। मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार प्रशासन 30 व्यक्तियों की एक समूह द्वारा चलाया जाता था, जिसके अंतर्गत 6 समितियां होती थी और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। तो पहली जो समिति थी वह थी नौसेना समिति, दूसरी रसद आपूर्ति एवं यातायात समिति, तीसरी पैदल समिति, चौथी अश्वरोही समिति, पांचवी गज या फील्ड समिति और छठवीं रथ समिति। सेना का सर्वोच्च अधिकारी सेनापति होता था। युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक होता था। इसका वेतन 12,000 पर वार्षिक था। नौसेना का उल्लेख सर्वप्रथम आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। स्ट्रैबो के अनुसार जहाजरानी उद्योग पर शासक का पूर्ण एकाधिकार था। मौर्यकालीन समाज। तो मौर्यकालीन समाज जो था यह सामाजिक दशा की जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में व मेगास्थनीज की इंडिका में मिलती है। अर्थशास्त्र में 4 वर्ण का उल्लेख मिलता है, परंतु इस समय शूद्रों की स्थिति में थोड़ा सुधार आया और इन्हें सेना, कृषि, पशुपालन व व्यापार का अधिकार दिया गया। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में 7 जातियां थीं। दार्शनिक, किसान, अहीर, सैनिक, शिल्पी, निरीक्षक और सभासद। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है, जिसमें अहितक दास, कृतिदास, उदरदास, धरोहर दास आदि थे। मौर्य काल में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह प्रचलित थे। प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप पारसव, चांडाल, उग्र, वैदेहिक आदि जातियों का उद्भव हुआ। मौर्य काल में शूद्रकाल की अपेक्षा स्त्रियों की दशा में कुछ सुधार आया, परंतु अर्थशास्त्र में इसकी गिरावट का उल्लेख मिलता है। जैसे कि इसके अर्थशास्त्र में असूर्यपस्या, अनिष्कासनी आदि का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा बहुविवाह, विधवा पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। मौर्यकालीन भारतीय लोग अच्छे वस्त्रों एवं आभूषण के शौकीन थे। उनके कपड़े सोने एवं बहुमूल्य पत्थरों से जड़े होते थे। बड़े लोगों के पीछे छत्र धारण किए हुए सेवक चलते रहते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़, साण युद्ध, हस्त युद्ध आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। नट, नर्तक, वादक, चारण, मदारी आदि विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधन थे। अर्थशास्त्र में प्रेक्षागृहों यानी रंगशालाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें भाग लेने वाले पुरुष को रंगोपजीवी तथा महिला को रंगोपजीवनी कहा गया है। मौर्यकालीन आर्थिक दशा। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र में कृषि, पशुपालन, व्यापार एवं वाणिज्य करने वालों के लिए वार्ता शब्द का प्रयोग हुआ है। मौर्य काल में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें होती थीं, जिसे हैमन यह रबी की फसल थी, ग्रीष्मिक यह खरीफ की फसल थी और केदार यह जायद की फसल थी। मौर्य काल में मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, चावल, सामा, मटर, सरसों, मसूर, तरबूज, गन्ना आदि की खेती होती थी, जिसमें चावल की खेती का सबसे उत्तम तथा गन्ने की खेती का सबसे निकृष्ट रूप माना गया है।
भूमि के प्रकार, तो एक भूमि थी, वह थी, उसका नाम था स्वयं भूमि। वह भूमि जिस पर कृषकों का अधिकार होता था उसे स्वाम्य भूमि कहते थे। इसमें टैक्स 1/6 से 1/4 के बीच होता था। और जो दूसरी भूमि है वह है सीता भूमि। यह राजकीय नियंत्रण वाली भूमि थी। इसका अध्यक्ष सीता अध्यक्ष कहा गया है और यहाँ से प्राप्त आय को सीता कहा गया है। यदि कोई कृषक हल, बीज, बैल आदि चीजें स्वयं लगाकर सीता भूमि पर कृषि करता था तो उसे 50% पारिश्रमिक दिया जाता था। लेकिन यदि हल, बीज, बैल आदि की सुविधाएं राज्य प्रदान करता था तो कृषकों को 1/4 से 1/3 के बीच पारिश्रमिक दिया जाता था। लुम्बिनी अभिलेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो करों का उल्लेख करता है। अर्थशास्त्र में सिंचाई कर को उदक कर कहा गया है। देवमात्रक भूमि, तो वह भूमि जिस पर वर्षा के जल से खेती होती थी उसे देवमात्रक भूमि कहते थे। और दूसरी भूमि है अदेवमात्रक भूमि, यानी वह भूमि जिस पर कृत्रिम जल से खेती होती थी उसे अदेवमात्रक भूमि कहा जाता था। कर प्रणाली, तो कर प्रणाली में भाग है, यह भू राजस्व कर था। उत्संग है, यह उत्सव या समारोह में स्वेच्छा से दिया गया उपहार था। बल थी, बल यानी यह धार्मिक कर था। वृष्टि, यह बेगार कर था। प्रलय, यह आपात कर था, यानी आपातकाल में लिया जाता था। विविध, यह चरागाह कर था, यह दुधारू पशुओं पर लगता था। रज्जु, यह भूमि मापन के लिए लिया गया कर था। चोर रज्जु कर, यह व्यापारियों के अधिक लाभ पर दिया गया कर था। शुल्क, यह चुंगी कर था। परिहीनक, यह राजकीय भूमि पर पशुओं द्वारा नुकसान किए जाने पर लिया जाता था। मौर्य काल में प्रदान की जाने वाली कर मुक्त भूमि को ब्रह्मदेव कहा गया है। यह भूमि ब्राह्मणों तथा राजकीय कर्मचारियों को उसकी सेवा के बदले दिया जाता था, परंतु यह भूमि वंशानुगत नहीं थी, अर्थात इसे बेचा नहीं जा सकता था और न ही गिरवी रखा जा सकता था। वंशानुगत रूप से भूमि अनुदान प्रदान किए जाने का अभिलेखीय प्रमाण हमें सातवाहन काल से मिलता है। व्यापार एवं वाणिज्य, तो मौर्य काल में वस्त्र उद्योग अपनी विकसित अवस्था में था। काशी, कलिंग, पुंड्र यानी बंगाल तथा बंगाल वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। बंग का मलमल विश्व प्रसिद्ध था। चीन पट यानी रेशमी वस्त्र चीन से मंगाए जाते थे। गुप्त शासक कुमार गुप्त के सिक्कों पर भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय व उनके वाहन मयूर का अंकन मिलता है। कनिष्क के सिक्कों पर भगवान बुद्ध का अंकन है। सर्वप्रथम सातवाहन शासकों ने शीशे तथा प्रोटीन के सिक्के चलाए। सातकर्णी प्रथम के सिक्कों पर सांची के स्तूप का अंकन है। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के सिक्कों पर 2 पतवारों वाली नाव का अंकन है तथा यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर संघ का तथा मत्स्य तथा जलपोत का अंकन है। इससे इनके समुद्र व्यापार का उल्लेख मिलता है। हिंद यवन शासक अगाथोक्लिस तथा चोल शासक राजराज प्रथम के सिक्कों पर मुरलीधर कृष्ण का अंकन मिलता है। चोल शासकों में सर्वप्रथम उत्तम चोल ने सिक्के जारी किए। चोल शासक राजेंद्र प्रथम के सिक्कों पर चेरों का राज चिन्ह धनुष, पांड्यों का राज चिन्ह मछली तथा चोलों का राज चिन्ह बाघ का अंकन मिलता है। विजयनगर राज्य के संस्थापक, तो इसके संस्थापक हरिहर
प्रथम तथा बुक्का प्रथम के सिक्कों पर महावीर हनुमान का अंकन मिलता है। कृष्णदेव राय के सिक्कों पर बालकृष्ण तथा वेंकटेश यानी विष्णु का अंकन मिलता है। अच्युत देव राय के सिक्कों पर गरुड़ का अंकन मिलता है। तिरुमल के सिक्कों पर वराह का अंकन मिलता है। भारत में सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय गुप्त शासकों को जाता है। इनके समय जारी किए गए स्वर्ण सिक्कों का वजन तो बढ़ा, किंतु उनकी शुद्धता क्रमशः घटती चली गई। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दीनार तथा रजत सिक्कों को रूपक कहा गया है। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का जारी करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम रजत सिक्का जारी करने का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। गुप्त शासकों में सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय स्कंदगुप्त को जाता है। महमूद गजनवी के समय सिक्कों पर संस्कृत में कलमा अंकित है। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर माता लक्ष्मी का अंकन है। वस्तुतः ये सिक्के राजपूत शासकों के थे, जिन्हें मोहम्मद गोरी ने उसमें पुनर्अंकित करवाया। राजपूत शासकों के सिक्कों पर वृषभ यानी बैल तथा घुड़सवार का अंकन है। इन्हें देहलीवाल कहा गया है। वस्तुतः दिल्ली सल्तनत की मुद्रा प्रणाली का जनक इल्तुतमिश था। उसने दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के, चांदी का टंका व तांबे का जीतल चलाया। टंका व जीतल के बीच अनुपात 1:48 था। मोहम्मद बिन तुगलक को सिक्कों का राजकुमार कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा चलाया। इसके सिक्कों पर प्रारंभिक चारों खलीफाओं का नाम अंकित है। बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्का चलाया। अकबर के समय तक विनिमय का प्रमुख साधन बना रहा। मुगल काल में अफगान शासक शेर शाह सूरी मुद्रा प्रणाली में व्यापक सुधार किया। इसने 180 ग्रेन का चांदी का नया सिक्का रुपया चलाया, जो आधुनिक भारत में इस समय प्रचलन में है। आगे चलकर ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार यही रुपया बना। भारत में सर्वप्रथम चौकोर सिक्के जारी करने का श्रेय मुगल शासक अकबर को जाता है। उसने चांदी का नया चौकोर सिक्का जलाली चलाया। अकबर के सिक्कों पर राम, सिया तथा माता सीता का चित्रांकन हुआ है तथा सिक्के के पृष्ठभाग पर देवनागरी लिपि में राम सिया का अंकन मिलता है। जहांगीर के सिक्कों पर शराब का प्याला लिए हुए उसका चित्रांकन है। जहांगीर के सिक्कों पर उसकी पत्नी नूरजहां के नाम का अंकन है। जहांगीर ने चांदी का एक नया सिक्का निसार चलाया, जो गरीबों को दान देने के लिए प्रयोग होता था। मुगल सम्राट औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा लिखे जाने की प्रथा को समाप्त कर दिया। मौर्य काल का धार्मिक जीवन। तो मौर्य शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। इस धार्मिक सहिष्णुता की नीति से विभिन्न मतों एवं संप्रदायों के विकास का सुअवसर मिला। वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। महावंश के अनुसार बिंदुसार ने 60,000 ब्राह्मणों के प्रति उदारता दिखाई। अशोक ने प्रथम शिलालेख में से यह पता चलता है कि पहले बड़े बड़े यज्ञ होते थे और पशु बल भी दी जाती थी। बौद्ध धर्म। अशोक के समय ही बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ तथा तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। अशोक को 84,000 स्तूपों का निर्माता भी बताया गया है। आजीवक संप्रदाय। इस संप्रदाय की स्थापना मक्खलपुत्र गोसाल ने की थी। अशोक ने इसे बिहार में बराबर की पहाड़ी पर
सुदामा व कर्णचोपड़ी गुफाएं दान में दी। अशोक के पौत्र दशरथ ने भी आजीव संप्रदाय को बिहार के नागार्जुनी पहाड़ी पर गोपी, लोमर्स व बढ़ती गुफाएं दान में दी। तो इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का ये दूसरा पार्ट समाप्त होता हुआ। इसका अगला और लास्ट पार्ट जल्द ही आएगा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।